नमस्कार। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली यानी कि हमारा हेल्थ सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इसमें सरकार के जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनका क्या योगदान है और इस पूरी व्यवस्था में एक फार्मासिस्ट की क्या भूमिका होती है। तो आज हम भारत के हेल्थ सिस्टम्स और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के उद्देश्यों, उनके कामकाज और उनके परिणामों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हेल्थ सिस्टम होता क्या है। चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। पहला बिंदु है अ हेल्थ सिस्टम कंप्राइजेज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड रिसोर्सेज, एलिमेंट्स दैट आर डिवोटेड टू प्रोड्यूसिंग हेल्थ एक्शंस। इसका मतलब यह है कि एक स्वास्थ्य प्रणाली में वे सभी संगठन, संस्थान और संसाधन शामिल होते हैं जिनका मुख्य काम स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां करना होता है। आप सोच सकते हैं जैसे आपके आसपास का क्लिनिक, कोई बड़ा अस्पताल या दवा बनाने वाली कंपनियां, ये सब इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। अब दूसरा बिंदु देखते हैं। The intrinsic goal of a health system is to protect and improve the health of the people. That is, it is concerned with people's health. यानी किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली का जो असली, जो अंदरूनी लक्ष्य है वो लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसमें लगातार सुधार लाना है। और तीसरा बिंदु, हेल्थ सिस्टम्स आर द फाउंडेशन टू अचीव एंड इंश्योर हेल्थ फॉर ऑल, द थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका अर्थ है कि सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का जो लक्ष्य है उसकी नींव हेल्थ सिस्टम ही है। और ये तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG 3 भी है, जिसे गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग के नाम से जाना जाता है। तो एक हेल्थ सिस्टम के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला उद्देश्य है प्रोमोट एंड इम्प्रूव हेल्थ फॉर इंडिविजुअल्स इन ग्रुप्स। इसका मतलब है व्यक्तियों और समूहों दोनों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और उसे बेहतर बनाना। दूसरा, अवॉइड डेंजर्स टू हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए जो भी खतरे हैं जैसे कि कोई बीमारी या महामारी, उन्हें टालना या रोकना। तीसरा, प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट फाइनेंशियल डिजास्टर्स एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इल हेल्थ। इसका मतलब है कि खराब स्वास्थ्य के कारण होने वाली वित्तीय आपदाओं से लोगों की रक्षा करना। अगर आसान शब्दों में कहें तो इलाज का खर्च इतना ज्यादा ना हो कि कोई परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाए। और चौथा, प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी स्वास्थ्य सेवा तक सभी की बराबर और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करना, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। अब इस स्लाइड पर एक बहुत ही काम की बात लिखी है, छोटा सा नोट। रिमेंबर द 4 P's। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से इन 4 उद्देश्यों को याद रखने का ये एक शानदार तरीका है। ये 4 P हैं: प्रमोट, प्रिवेंट जिसका मतलब अवॉइड भी है, प्रोटेक्ट और प्रोवाइड। चलिए अब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया एन ओवरव्यू। पहला बिंदु कहता है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर नेशन द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स वर लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी हमारे देश की आज़ादी के बाद केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए गए। अच्छा, इनके प्राथमिक लक्ष्य क्या थे? पहला था कंट्रोल या इरेडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब संचारी रोगों यानी जो बीमारियां एक से दूसरे में फैलती हैं उन पर नियंत्रण पाना या उन्हें जड़ से खत्म करना। दूसरा, इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन, यानी हमारे आसपास के वातावरण की स्वच्छता में सुधार करना। तीसरा, इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के स्तर को बेहतर बनाना। फिर कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या नियंत्रण। और प्रमोशन ऑफ रूरल हेल्थ, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज हैव बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड मटेरियल असिस्टेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स। इसका मतलब है कि इन कार्यक्रमों को लागू करने में WHO या यूनिसेफ जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी तकनीकी और आर्थिक मदद प्रदान की है। यहाँ पर भारत के कुछ प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों की एक सूची दी गई है। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ बीमारी विशिष्ट कार्यक्रम हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के लिए RNTCP और एड्स के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। और कुछ बहुत व्यापक, बहुत बड़े कार्यक्रम भी हैं, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन और आयुष्मान भारत योजना। इस लिस्ट में और भी हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, नेशनल एंटी टोबैको प्रोग्राम और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, एग्जाम फोकस, नो द फुल फॉर्म्स एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन सभी के पूरे नाम और इनके मुख्य उद्देश्य याद रखना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब कुछ कार्यक्रमों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं और शुरुआत करते हैं आयुष्मान भारत योजना से। पहला बिंदु, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम क्लासिफाइज गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग एज वन ऑफ द टॉप 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs।
यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण को शीर्ष 5 सतत विकास लक्ष्यों में से एक मानता है। दूसरा, हेल्थ इज अ प्राइम डेवलपमेंट गोल फॉर द करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Through the National Health Policy 2017, India wants to move progressively towards universal health coverage. इसका मतलब है कि भारत सरकार के लिए स्वास्थ्य एक प्रमुख विकास लक्ष्य है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के जरिए भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की ओर आगे बढ़ना चाहता है। तीसरा बिंदु, आयुष्मान भारत AB इज अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन, यानी आयुष्मान भारत इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और अंतिम बिंदु, AB is India's first move towards a continuum of care approach. इसका मतलब है कि आयुष्मान भारत भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एक कंटिन्यूम ऑफ केयर दृष्टिकोण की ओर पहला कदम है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका लक्ष्य सिर्फ एक बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर उसकी स्वास्थ्य की देखभाल करना है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें शामिल हैं मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट एंड कंसल्टेशन, यानी चिकित्सा जांच, उपचार और डॉक्टर की सलाह। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसका मतलब है अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्चे। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फॉलोअप केयर अप टू 15 डेज, अस्पताल से छुट्टी के बाद 15 दिनों तक की देखभाल का जो खर्च होता है वो भी इसमें शामिल है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स एंड लैब इन्वेस्टिगेशन चार्जेस, यानी एक्सरे, ब्लड टेस्ट जैसी नैदानिक प्रक्रियाएं और लैब जांच के शुल्क। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल कंज्यूमेबल्स एक्सपेंसेस आर कवर्ड, दवा और चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी सामग्रियों की लागत भी इसमें शामिल है। नॉन इंटेंसिव एंड इंटेंसिव केयर सर्विसेज, यानी सामान्य और ICU जैसी गहन देखभाल सेवाएं। अकोमोडेशन बेनिफिट्स, मतलब अस्पताल में रहने की सुविधा। मेडिकल इम्प्लांटेशन सर्विसेज, चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएं जहां भी जरूरत हो। फूड सर्विसेज, भोजन की सेवाएं। और ट्रीटमेंट रिजल्टिंग इन कॉम्प्लिकेशंस, अगर इलाज के दौरान कोई और जटिलता आती है तो उसका खर्च भी शामिल है। दाईं ओर का नोट इसे बहुत अच्छे से सारांशित करता है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फ्रॉम डायग्नोसिस टू रिकवरी, यानी बीमारी का पता लगने से लेकर पूरी तरह ठीक होने तक का व्यापक कवरेज इसमें मिलता है। अब हम दूसरे प्रमुख कार्यक्रम नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM पर गहराई से नजर डालते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन इज अ स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ द सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री टू स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इसका मतलब है कि NHM ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रणनीतिक योजना है। अगला बिंदु इसके विकास को बताता है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड इन 2005। इट वॉज कन्वर्टेड टू नेशनल हेल्थ मिशन इन 2013। मतलब पहले 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था और 2013 में इसका विस्तार करके इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बना दिया गया। जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, NHM के 2 उप मिशन हैं। पहला है NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो दूर दराज की ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए है, और दूसरा है NUHM यानी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जो शहरी गरीबों की स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों पर केंद्रित। तो NHM के मुख्य कार्य क्या हैं? चलिए देखते हैं। पहला है एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल चेकअप, यानी गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद की जांच। दूसरा, इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, मतलब अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चे के जन्म के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। तीसरा, ट्रेन्ड कम्युनिटी लेवल वर्कर, इसका मतलब है प्रशिक्षित समुदाय स्तरीय कार्यकर्ता। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है, आशा कार्यकर्ता। फिर है कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, यानी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण। गुड हॉस्पिटल केयर, अच्छी अस्पताल देखभाल सुनिश्चित करना। और प्रोविजन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स, स्वच्छता के लिए घरेलू शौचालयों का प्रावधान करना। आइए अब 2 और प्रमुख कार्यक्रमों पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। पहला है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। द मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 1992। ये कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था। इसका दृष्टिकोण है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल, स्पेशली द कम्युनिटी एट रिस्क एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, यानी सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विशेष रूप से जोखिम वाले समुदायों और समाज के वंचित वर्गों के लिए। दूसरा है रेस्पिरेटरी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। The standard case management of ARI and prevention of death due to pneumonia is an integral part of the RCH program. इसका मतलब है कि तीव्र श्वसन संक्रमण
ARI का सही प्रबंधन और निमोनिया से होने वाली मौतों की रोकथाम RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। पेरिफेरल हेल्थ वर्कर्स आर बीइंग ट्रेन्ड टू रिकॉग्नाइज एंड ट्रीट निमोनिया विद कोट्रीमोक्सिजोल, यानी परिधीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, मतलब गांव और समुदाय स्तर पर काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को निमोनिया पहचानने और उसका इलाज करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो हमने सिस्टम और प्रोग्राम्स को समझ लिया, लेकिन अब हम इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस पूरी तस्वीर में एक फार्मासिस्ट कहाँ फिट होता है? चलिए अब फार्मासिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान देते हैं। पहली भूमिका है HIV कंट्रोल प्रोग्राम में। स्लाइड कहती है, द HIV/AIDS कंट्रोल प्रोग्राम वॉज द मोस्ट वेल नोन अमंग रिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि एक सर्वे में शामिल छात्रों के बीच ये कार्यक्रम सबसे ज्यादा जाना पहचाना था। ऐसा क्यों? This may be because of Indian Pharmaceutical Associations यानी IPA's initiatives since 2000। शायद ये इसलिए है क्योंकि 2000 से इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन यानी IPA ने HIV/AIDS की देखभाल और रोकथाम में फार्मासिस्ट की भूमिका पर जागरूकता पैदा करने के लिए कई पहले की हैं। इसके दो विशेष उदाहरण हैं। पहला, नेशनल फार्मेसी वीक 2000 विद द थीम फार्मासिस्ट्स टू फाइट अगेंस्ट HIV/AIDS, और दूसरा, उन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर फार्मासिस्ट्स यानी फार्मासिस्टों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भी तैयार किए। दूसरी भूमिका है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम NTCP में। पहला बिंदु, इन अ सर्वे 90% ऑफ रिस्पॉन्डिंग फार्मेसी स्टूडेंट्स वर विलिंग टू टेक एन एक्टिव रोल इन टोबैको कंट्रोल। एक सर्वेक्षण में 90% फार्मेसी छात्रों ने तंबाकू नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा जताई थी। दूसरा, दिस एक्नॉलेजेस दैट फार्मासिस्ट हैव अ कंटिन्यूअस इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग स्मोकिंग सेसेशन। ये दिखाता है कि फार्मासिस्ट धूम्रपान छुड़वाने को बढ़ावा देने में लगातार रुचि रखते हैं। तीसरा, smoking is among the most important risk factors, and thus pharmacists are easily accessible healthcare professionals to be involved in NTCP। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े जोखिम कारकों में से एक है और फार्मासिस्ट आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य पेशेवर हैं जिन्हें NTCP में शामिल किया जा सकता है। आप सोचिए, किसी भी गली मोहल्ले में सबसे आसानी से मिलने वाला स्वास्थ्य सलाहकार कौन होता है? अक्सर एक फार्मासिस्ट। इसीलिए इस कार्यक्रम में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और चौथा बिंदु, द पोटेंशियल फॉर इंडियन फार्मेसी स्टूडेंट्स एंड फार्मासिस्ट्स शुड बी यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारतीय फार्मेसी छात्रों और फार्मासिस्टों की इस क्षमता का भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। और तीसरी भूमिका है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में। फैमिली प्लानिंग वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1951। भारत में परिवार नियोजन 1951 में शुरू किया गया था। फिर in 1977, the Government of India redesignated the National Family Planning into the National Family Welfare Program। 1977 में भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया और it was integrated with Mother and Child Health Services। इसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसके माध्यम से शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं का कल्याण और उनके अधिकार। जैसा कि नोट में बताया गया है, यह एक होलिस्टिक अप्रोच, नॉट जस्ट कॉन्ट्रसेप्शन है, यानी यह सिर्फ गर्भनिरोधक के बारे में नहीं है, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण है। तो हमने देखा कि भारत की स्वास्थ्य प्रणालियां सिर्फ बीमारियों का इलाज ही नहीं करती, बल्कि एक स्वस्थ समाज बनाने का लक्ष्य रखती हैं। और इस बड़े मिशन में HIV/AIDS नियंत्रण से लेकर परिवार कल्याण तक एक फार्मासिस्ट सिर्फ दवा देने वाला नहीं, बल्कि समुदाय का एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य स्तंभ है। इस विषय पर सोचने के लिए यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।